ये वाला ऊपर वाला ही केवल पावर हटा देंगे, केवल इस पावर को हटा देंगे और नीचे लिख देंगे। फिर क्या देखिए गुणा में हमारे पास ये दोनों फैक्टर, ठीक है, तो हम बीच में गुणा का निशान लगाएंगे। फिर ऐसे ही 5 के साथ करेंगे कि 5 की पावर 2 है तो इसमें एक और जोड़ेंगे, +1 कर देंगे, माइनस ये पूरा 1 फंक्शन के साथ बटे 5 - 1, पावर हटा के लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7, बटे में कितना आ जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। इसके बाद गुणा में क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब 5 की पावर है 3, तो 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, -1 करेंगे, बटे में कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 1 हो जाएगा 124, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणा 124 बटे 4। तो ये आप किसको करेंगे, 4 × 12, 4 एकम 4, तो ये कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 × 21, इसका आंसर कितना आ जाएगा 217। तो थर्ड का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर होगा 217। तो आप इसी मेथड से करें, बाद वाले मेथड से। आप पहले वाले से करेंगे तो हो सकता है कोई फैक्टर छूट जाए, बाकी आपको जो अच्छा लगे, लेकिन याद रखें इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समय से रिलेटेड। समय से इस तरीके का भी ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि अब इतने बज रहे हैं और 5 घंटे 37 मिनट बाद क्या टाइम होगा, या इस तरीके से आपको कुछ भी डाटा देके पूछ सकता है, हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, लेकिन इस तरीके का एक सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या देखा, यदि समय अब 2.17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के बाद क्या समय होगा। ठीक है, तो देखिए PM है, यहाँ पर लिखा है 2:17 PM, तो PM कौन सा होता है हमारा, सबसे पहले देखिए आप AM और PM क्या होता है। तो देखिए दोपहर के 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो PM में होता है, ठीक है, और रात के 12 बजे के बाद का समय जो होता है वो AM में होता है। तो देखिए ये क्या है 2:17 PM, तो इसका मतलब क्या है, दोपहर के 2:17 है। ठीक है, 2:17। अब हमें क्या दिया गया है, 11 घंटे और 59 मिनट के बाद क्या समय होगा। तो देखिए एक तो ये आप इसको पहले जोड़ लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 16 का 6 हासिल लगा 1, और ये हो गया 7, और ये कितना हो गया 13। तो देखिए ये 60 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें से 1 घंटा निकल के इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 16। हमने इसमें से 60 मिनट निकाल लिए। ठीक है, तो ये बच्चे 16 मिनट। तो देखिए आप यहाँ से पहले तो डायरेक्ट आंसर भी कह सकते हैं, अगर आपको कहीं कुछ नज़र आ रहा हो तो उसके अगर नहीं आता है, देखिए 2:16 के 16 मिनट क्या है, केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप देखिए अब यहाँ से 1 मिनट निकल के आया तो ये कितना हो गया 14 हो गया। 14 12 बजे के बाद में 1 आता है और 2 आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2:16। देखिए AM होगा क्योंकि ये क्या होगा रात के 12 बजे के बाद का समय हो जाएगा, क्योंकि दिन के दोपहर के तो यही थे, उसमें 11 घंटे आप अप्रॉक्स 12 घंटे जोड़ रहे हैं। 11 घंटे 59 मिनट का मतलब 12 घंटे से 1 मिनट कम। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, देखिए 2:17 थे, हमसे एक तरीके से क्या पूछा है 12 घंटे बाद का समय पूछा है, केवल 1 ही मिनट तो कम है। 12 घंटे के बाद का समय क्या हो जाएगा रात के, यहाँ से आप 1 मिनट कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2:16। तो आप इस तरीके से इन सवालों को सही से देख लें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है, कोई हमें संख्या दी होगी, उसमें क्या ये एक भागफल और शेषफल से रिलेटेड सवाल है। आपको एक क्वेश्चन इससे भी आता है, इसमें हमें एक मान लीजिए एक संख्या दी हुई है, उसमें क्या कहा गया है कि ये आपको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन लिया है। सिंपल आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस संख्या को इससे भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा, या फिर केवल इसको पूछ ले कि इस संख्या को इससे भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा, और दोनों संख्याओं को शेषफलों का योग पूछा है यहाँ पर, तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, शेषफल कैसे निकालते हैं आप लोगों को आता होगा, लेकिन एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ कि आप इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे 90707, देखिए आप एक बात का खास ध्यान रखें, इस तरीके के सवालों में कई बार आपको ऐसा डाटा देगा जिसमें भाग में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल भाग का क्वेश्चन तो आपको कभी मिलेगा नहीं। तो जैसे यहाँ पे क्या है 9 एकम 9, ये पूरा चला गया, हमने क्या 0 उतारा, देखिए 0 तो ये जाएगा नहीं, अब भाग होगी नहीं। फिर हम यहाँ पर एक 0 देंगे, 7 उतारेंगे, तो देखो 7 भी 9 से छोटा है,
तो हम आगे जीरो उतारने के लिए फिर से हमें एक जीरो देना पड़ेगा। आप इसको याद रखेंगे, कई बार हो सकता है हमसे भाजक ही पूछ ले, तो आप इस तरीके से भाग को आप सही से थोड़ा सा देख लें कैसे करना है। तो उसके बाद 9 सत्ते तलेसठ करेंगे तो आप यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, फिर हम ऊपर से 7 उतारेंगे तो ये 77 हो जाएगा। फिर 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो 72 यहाँ कितना रिमेनिंग आ जाएगा, 5। तो इस तरीके से हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब इससे पहले केस में जो हमारे पास शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 5। आप एक बार इस पे भाजक को देख लेंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे छोटा बच रही है संख्या जिससे आप 9 से डिवाइड नहीं कर सकते तो आप 0 देके संख्या उतारेंगे। इसके बाद हम दूसरी, पहले केस में हमारे पास शेषफल आ गया 5। दूसरी संख्या में देखेंगे जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना है, 12, 10, 12, ये संख्या हमें दे रखी है। तो 12 कम 12 करेंगे। ठीक है, ये पूरा पूरा हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर से वही है, देखिए यहाँ पर 1 उतरेगा, 1 जाएगा नहीं भाग तो हम 0 देंगे। फिर 0 उतरेगा, ये भी छोटा रह जाएगा, फिर हम 1 0 देंगे, फिर 1 उतरेगा। ठीक है, तो अब 12 से जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 हो गया। 5 रिमेनिंग बचा, 2 उतारेंगे, यहाँ से कितना जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 अगर करेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 4। तो इस तरीके से आप इस भाजक को भी देख लेंगे। इस तरीके के आजकल भाग के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार हो सकता है आपसे भाजक ही पूछ लें, तो आप इसको एक बार करके देख लें। देखिए पहले केस में हमारे पास शेषफल कितना बचा था, 5, और दूसरे केस में कितना बचा है, 4। तो अगर दोनों का योग हमसे पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, 9। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमें एक बक्सा है जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, आयताकार बक्सा है। हमसे कहा गया है कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें मान लीजिए इतने घन है, मतलब इतने आयतन के घन है हमारे पास। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि एक आयताकार बक्से में कितना घन सेंटीमीटर हमारे पास आ सकता है। तो देखिए वो कैसे पता चलेगा हमें, जब देखिए कोई आयताकार अगर ये बक्सा है, इसके अंदर कोई चीज़ आ सकती है, वो हमें पता चलता है आयतन से। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए अगर कोई फर्श है उस पर हमें टाइल्स लगानी है, कुछ भी लगाना है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कमरा है और उसको हमें किसी सामान से भरना है तो उसके लिए हम निकालते हैं आयतन। आप हमेशा इन दोनों बातों को याद रखें कि हमें अगर फर्श पे टाइल्स लगानी है या कुछ भी करना है, पत्थर लगाना है या कारपेट बिछाना है तो उसके लिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और अगर कमरे में कुछ भी भरना है तो उसके लिए आयतन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आयताकार बॉक्स है, उसके अंदर हमें ये घन सेंटीमीटर के कुछ पैक करने हैं। ठीक है, तो हमें उसके अंदर सामान भरना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक आयताकार बक्से का आयतन कितना है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 10 गुणा 8 गुणा 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 480। एक आयताकार बक्से का जो आयतन है वो कितना हो गया, 480। और हमें टोटल कितना आयतन पैक करना है, 6240। तो अगर हम इसको एक बक्से के आयतन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि हमें कितने बक्सों की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक बक्से का आयतन कितना है, 480, बक्से कितने x, तो ये किसके बराबर हो जाने चाहिए, 6240 के। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, एक बक्से का आयतन इतना था और हमें पैक कितना करना सामान, इतना। तो x निकालने के लिए क्या होगा, 6240 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 12 से आप सबसे पहले करिए, 12 चौक 48, ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। 4 से इसको करेंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12। ठीक है, ये 480 था, 0 से 0 चला गया था, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। इसका राइट आंसर होगा पहला। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता देता हूँ। देखिए कई बार आपसे क्या पूछा जाता है, घन के बारे में भी पूछा जाता है। तो घन का आयतन और घन का क्षेत्रफल, मतलब घन का आयतन ही आपसे ज़्यादातर पूछेगा, घनाभ का आयतन पूछेगा। देखिए इसको घनाभ भी कह सकते हैं आप। घन और घनाभ में क्या फ़र्क होता है, आप एक बार ये देख लीजिए। घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है,
तो जो घन का आयतन होता है, देखिए आयतन आपको हमेशा उसी तरीके से निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, मान लीजिए x गुणा वाई गुणा जेड, तो ये तो घनाभ के केस में हो जाता है। घन के केस में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती है, इसलिए तीनों बराबर इस तरीके से गुणा होती है, और इसको कई बार एक्स क्यूब भी कहा जाता है। तो कई बार सीटेट में ये भी पूछा गया है कि घन का आयतन कितना होगा, भुजा आपको दे दी जाएगी तो हम कैसे निकालेंगे, उसका क्यूब करके आयतन निकाल लेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, आयत की बात थी, वर्ग को भी इंक्लूड कराया इन्होंने सवाल में, और परिमाप का भी जिक्र किया है। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछा है। देखिए इस सवाल में चार चीजें यूज कर ली इन्होंने एक साथ, आयत भी ले लिया, वर्ग भी ले लिया, वर्ग का परिमाप भी ले लिया, और आयत का क्षेत्रफल भी ले लिया, और वर्ग का क्षेत्रफल भी। मतलब क्षेत्रफल की भी चर्चा भी कर ली, परिमाप की भी चर्चा कर ली। मतलब आपको परिमाप के बारे में भी पता होना चाहिए, क्षेत्रफल के बारे में भी पता होना चाहिए, आयत और वर्ग, इन चारों चीजों के बारे में जब पता होगा तो आप इसको सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आयत और वर्ग में क्या फर्क है। आयत में क्या होता है, आयत की आमने सामने की लंबाइयां बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम परिमाप और क्षेत्रफल पर। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों तरफ की नाप, चारों तरफ की जो नाप होती है वो कहलाती है परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर की चीज, ये होता है क्षेत्रफल। इसी तरीके से आयत में परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की नाप, और क्षेत्रफल क्या होता है ये। अब देखिए वर्ग के केस में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए परिमाप को हम क्या करते हैं, 4 गुणा भुजा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। आयत के केस में क्या होता है, हम चारों लंबाइयों को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी आमने सामने की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो इस तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 2a प्लस 2b। मान लीजिए आमने सामने की एक हो गई a है, तो आमने सामने की 2a हो गई और इसकी 2b। तो इस तरीके से ये इसका हो गया परिमाप। इसके बाद हम जो आयतन की परिमाप के बाद हम जो उसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो आयत के केस में जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a गुणा b। मान लीजिए ये a है, ये b है, तो a गुणा b हो जाता है। वर्ग के केस में क्या होता है, इसके कहते हैं भुजा गुणा भुजा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए b है जैसे, तो वर्ग के केस में ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ पर a गुणा a या a गुणा भुजा, वो भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा का वर्ग भी आप कह सकते हैं। तो ये तो वर्ग है और ये आयत है। तो इस तरीके से क्षेत्रफल और ये इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए मैं बताता हूँ इस सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग, मान लीजिए एक वर्ग है, इसका परिमाप कितना दिया, 80 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणा 4, 4 इंटू ए, ये परिमाप होता है। ये कितना हमें दे रखा है, 80। तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, 20। 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 20। तो हमारी वर्ग की भुजा कितनी होगी, 20। अब आगे क्या कहा गया है कि आयत की लंबाई जो है वो एक वर्ग की भुजा की दुगनी है। तो वर्ग की भुजा की दुगनी होगी तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40। आयत की लंबाई हमारे पास 40 हो गई। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, अब इन्होंने कहा है आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो देखो आयत की जो लंबाई है वो तो हो गई 40, चौड़ाई हो गई 20, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 गुणा 20, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा, 800। ये तो हो गया हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। उसमें पूछा है कि तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा का वर्ग की भी कह सकते हैं। तो ये कितना हुआ था, वर्ग की भुजा थी हमारी 20, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20, ये बराबर हो जाएगा 400 के। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 800 माइनस 400, 400। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 400। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हमारा, देखो दिनों समय को चेंज करना, जैसे दिन दे रखे हैं तो उसके घंटे बनाने या फिर मिनट बनाने या फिर सेकंड बनाने, इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सीटेट एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या, इन्होंने कहा है कि 15 दिन में मिनट आपको बनाने हैं पहले, और देखना है कि वो किसके बराबर आ रहे हैं, कितने घंटों के सेकंड के बराबर है। देखिए दोनों तरफ से आपको ऑप्शन में भी इस तरीके से पूछा है कि आपको ये कन्वर्ट करने पड़ेंगे सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पर दिनों में क्या है, ये
भी आपको मिनट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए आपको इसको करना कैसे है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 दिनों में मिनटों की संख्या आपको बतानी। तो देखिए 15 दिन में सबसे पहले घंटे कितने होते हैं, 24। ये तो हो गया आपका मिनट बन गए। अब हम क्या बनाएंगे, हमसे पूछा किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके सेकंड बनाएंगे 60 से गुणा करके। ये तो हो गए हमारे 15 दिनों में सेकंड। अब कितने घंटों में ये सेकंड कवर हो जाएंगे, मान लिया हमने कि x घंटों में सेकंड कवर हो जाएंगे, और x घंटों के हम जब सेकंड बनाएंगे तो वो कितने बनेंगे, 60 गुणा 60। मान लिया हमने x घंटे हैं हमारे पास, और घंटे के जब हम मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, फिर सेकंड बनाएंगे तो फिर से 60 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। इस 4 से आप इस 24 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे। इस तरीके देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और इस तरीके का एक सवाल हमेशा एग्जाम में जरूर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें कई सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, और ये भी लगभग हर बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो देखिए सबसे पहले दिया है कि 5 घंटे 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 5 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 5 का मतलब कितना हो गया, 5 गुणा 60। 5 गुणा 60 का मतलब हो गया 300। 300 मिनट हो गए 5 घंटे में, और 20 मिनट हमारे पास ये थे, तो ये टोटल कितने हो गए, 20 और करेंगे तो 320। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हमारा ठीक है। आपको सिंपल यहाँ पे बस ये याद रखना है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और आप इसको कन्वर्ट कर सकें। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है कि 3 किलोग्राम 40 ग्राम। यहाँ पर हमें दे रखे हैं ग्राम, तो हमें क्या करना है, इन इस किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ग्राम में हो जाएंगी, फिर आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए 3 किलोग्राम, आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1 किलोग्राम बराबर 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, आप हमेशा इसको याद रखें कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब हमारे पास यहाँ पर है 3 किलोग्राम, तो कितने हो गए, 3000 ग्राम। 3 किलोग्राम के कितने हो गए, 3000 ग्राम, प्लस 40 ग्राम हो रहा है हमारे पास, तो कितना हो गया, 3040। इसका मतलब ये भी सही आंसर है हमारा, 3040 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी सही ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है कि 6 लीटर 50 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 6 लीटर 50 मिलीलीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, 1 मिलीलीटर में हमारे पास 1000 लीटर होते हैं, वो 1000 मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में। और इसके साथ साथ आप एक बात और याद रखें कि हमारे पास 1 मीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कई बार आपसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करने के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर थे, तो 6 लीटर में 6000 मिलीलीटर हो जाएंगे, और 50 ही है तो कितने हो जाएंगे, 6050। और यहाँ पर हमें दे रखा है 650, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन यही राइट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको फोर्थ ऑप्शन और दिखा देता हूँ एक बार। इसमें पूछा है 20 का शतांश, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया शतांश पे। तो शतांश का मतलब होता है सिंपल, आपको 100 से डिवाइड करनी है संख्या। 20 का शतांश मतलब 20/100, और 20/100 देखिए नीचे 2 जीरो हैं, तो इधर से आप पीछे से संख्याएं गिनते हैं और 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव लगा, इसका मतलब ये राइट है। तो हमारा इसका आंसर थर्ड ऑप्शन ही होगा। इस तरीके से मैंने आपको ये 10 टॉपिकों के क्वेश्चन बताए हैं, और इनसे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप इनको सही से अपना तैयार कर लें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरीके की सीटेट से रिलेटेड फिर और वीडियो लेके आऊँगा। तो और अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स।